मित्रों नमस्कार। मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में पुस्तक हम प्रस्तुत कर रहे हैं 30 दिन में बने शेयर मार्केट में सफल निवेशक। और आज पुस्तक का 12वां लेसन है। शेयर खरीदते समय ध्यान दें। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। ये बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। पुस्तक में आते हैं मित्रों। जैसा कि हमने पिछले कई पथों में जिक्र किया है कि एक निवेशक अपने शेयर से क्या चाहता है। जाहिर है कि वह अधिक से अधिक मुनाफा चाहता है। यदि निवेशक मुनाफा चाहता है तो उसको शेयर खरीदते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। शेयर बाज़ार में निवेश से संबंधित हम कई बातें कर चुके हैं। उम्मीद है अब तक आपको अपने कई सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर फिर भी आपके ज़हन में कुछ सवाल उठ रहे हों तो एक्सपर्ट या किसी सफल निवेशक से जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी बात के लिए शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके जीवन की मेहनत से कमाई गई पूंजी का सवाल है जिसे आपको हर संभव कोशिश कर बचाना है। किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते वक्त कौन कौन सी किन बातों का ख्याल रखें, उसके बारे में कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। हेडिंग है स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक एनालिसिस के दो तरीके होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर भविष्य का अनुमान फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के फाइनेंशियल के आधार पर शेयर के आगे के परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाया जाता है। वहीं टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कंपनी के फाइनेंशियल से कोई लेना देना नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस में शेयर के परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी आगे की चाल का अनुमान लगाया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में शेयर परफॉर्मेंस और उसके वॉल्यूम का एनालिसिस किया जाता है। हेडिंग फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के भी दो तरीके होते हैं, पहला टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा बॉटम अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में देश की इकोनॉमी की हालत देखी जाती है। अलग अलग सेक्टर की स्थिति का एनालिसिस किया जाता है। खास सेक्टर की अलग अलग कंपनियों की हालत देखी जाती है और फिर किसी एक कंपनी का चुनाव किया जाता है। इसमें चुनी गई कंपनी का कारोबार और उसके फाइनेंशियल्स का एनालिसिस किया जाता है। बॉटम अप अप्रोच में किसी एक कंपनी का चुनाव किया जाता है और उस कंपनी के कारोबार और फाइनेंशियल्स का एनालिसिस किया जाता है। सेक्टर की हालत देखी जाती है और देश की इकोनॉमी का विश्लेषण किया जाता है। आखिर में ग्लोबल इकोनॉमी को देखा जाता है। अगर देश में ही निवेश करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस में बॉटम अप अप्रोच बेहतर होता है और अगर विदेशी बाज़ार में निवेश करना है तो टॉप डाउन अप्रोच ठीक रहता है। देशी निवेशकों को कंपनियों के परफॉर्मेंस पर ही ध्यान देना चाहिए। कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स और तिमाही नतीजों के आधार पर अनुमान लगाना चाहिए। कंपनियों के फाइनेंशियल डाटा एक्सचेंज की साइट्स पर मिल जाते हैं। हेडिंग प्रोजेक्शन। कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, कैश फ्लो के आधार पर आगे के अनुमान का प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन के लिए कैश फ्लो जानना जरूरी है। अगर बैलेंस शीट में कैश फ्लो दिखता है तो उस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे माने जा सकते हैं। एक ही सेक्टर कंपनियों के बीच तुलना में उनका साइज जानना जरूरी है। तुलना तिमाही दर तिमाही और साल दर साल होनी चाहिए। हेडिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसी एक खास दिन के लिए तैयार की जाती है। बैलेंस शीट में बाईं ओर लायबिलिटी और दाईं ओर एसेट्स का कॉलम होता है। लायबिलिटी में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी शामिल होते हैं। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, प्रॉफिट और लॉस शामिल होते हैं। बैलेंस शीट से कंपनी की हालत का पता चलता है। प्रॉफिट और लॉस में एक तरफ खर्च और दूसरी तरफ इनकम दर्ज होती है। तो कैश फ्लो कंपनी में कैश की आवाजाही की स्थिति बताता है। कैश फ्लो में देखना चाहिए कि कंपनी के देनदार कितने वक्त में पैसा लौटा रहे हैं,
रेशियो किसी भी कंपनी की तुलना करने का एक तरीका है। रेशियो कई तरह के होते हैं। हेडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंपनी के बेसिक कामकाज की स्थिति को ऑपरेटिंग प्रॉफिट से समझ सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड करने पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकलता है। ट्रेडिंग वाली कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कम होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा होता है। ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कंपनी की अपने कारोबार पर पकड़ को दिखाता है। नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड करके ये रेशियो निकाला जाता है। टैक्स, ब्याज और डेप्रिसिएशन को घटाकर नेट प्रॉफिट आता है। डेट टू इक्विटी। डेट को इक्विटी से डिवाइड करने पर यह रेशियो निकलता है। ज़्यादा डेट इक्विटी रेशियो खराब माना जाता है। इंटरेस्ट सर्विस। ब्याज की रकम मुकाबले कमाई को इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो कहते हैं। कर्ज पर ब्याज चुकाने की क्षमता कितनी है, ये इंटरेस्ट सर्विस रेशियो बताता है। जितना कवरेज रेशियो ज़्यादा होता है कंपनी उतनी अच्छी होती है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर यानी प्रति शेयर आय को कहते हैं। किसी कंपनी के नेट प्रॉफिट को उसके शेयरों की संख्या से डिवाइड करके ईपीएस निकाला जाता है। ईपीएस से किसी कंपनी की प्रति शेयर कमाई का पता चलता है। पीई रेशियो किसे कहते हैं? शेयर के बाजार भाव के मुकाबले प्रति शेयर आय को पीई रेशियो कहा जाता है। हर शेयर का पीई रेशियो अलग होता है। ज़्यादा पीई रेशियो वाले शेयर पर बाजार का भरोसा ज़्यादा होता है। कमोडिटी वाली कंपनियों का पीई रेशियो कम होता है। आईटी और हाई ग्रोथ वाली कंपनियों के शेयर का पीई रेशियो ज़्यादा होता है। ज़्यादा पीई रेशियो वाले शेयर महंगे होते हैं। कम पीई रेशियो वाले शेयर सस्ते होते हैं। अब बुक वैल्यू। पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर कंपनी की मौजूदा बुक वैल्यू कहलाती है। बुक वैल्यू में पुराने एसेट्स भी शामिल होते हैं। कई निवेशक बुक वैल्यू के आधार पर ही शेयर खरीदते हैं। बैंकिंग शेयरों का भाव अक्सर बुक वैल्यू से तय होता है। शेयर की मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड करके प्राइस टू बुक वैल्यू निकलती है। डिविडेंड यील्ड। आम निवेशक की कमाई शेयर के दाम बढ़ने और डिविडेंड से होती है। डिविडेंड कंपनी के परफॉर्मेंस को दिखाता है। डिविडेंड को शेयर के बाजार भाव से डिवाइड करके डिविडेंड यील्ड निकलता है। नियमित तौर पर 4-5% सालाना डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी मानी जाती है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस। किसी भी कंपनी की लिस्टिंग या डीलिस्टिंग बुक बिल्डिंग प्रोसेस से ही होती है। शेयर लिस्टिंग के वक्त उसका एक प्राइस बंड तय होता है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में लोग अलग अलग प्राइस पर शेयर एप्लीकेशन लगाते हैं। डीलिस्टिंग के वक्त भी शेयर टेंडर करने की एक प्राइस तय की जाती है। पेड अप कैपिटल। शेयरों के जरिए जो पैसा कंपनी के पास जमा होता है उसे पेड अप कैपिटल कहा जाता है। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का 12वां लेसन पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।